हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्लास 9 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी अध्याय नंबर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जैसे फर्श पर रखी एक गेंद को हम धीमे से ठोकर लगने पर वो हमेशा गतिशील नहीं रहती। बात तो सही है। कोई भी अगर बॉल को हम फेंकेंगे तो क्या हमेशा एक ही माध्य में रहेगी या कभी ना कभी वो विरामावस्था में रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही स्वाभाविक अवस्था है। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए वस्तु की स्वाभाविक अवस्था क्या है, तो उसकी विराम की अवस्था, जो मतलब उसे मैक्सिमम टाइम रहना पड़ता है। मिनिमम टाइम ही ना कोई वस्तु गति करता है। हम बॉल को फेंकते तो क्या दिन भर बॉल ही फेंकते रहते कि 20 ओवर प्लस 20 ओवर 40 ओवर, या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में क्या होगा 90 प्लस 90 ओवर। उसके बाद वो बॉल क्या होता है, रिटायर हो जाता है, वो बॉल रखा रहता है। देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जैसे ये एक्स है और वाई है, ठीक है ना। तो अगर हम इधर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और इधर कम फोर्स लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि इधर ज़्यादा गति होगा, मतलब इधर खिंचाव होगा, और अगर इधर लगाएंगे तो खिंचाव इधर होगा। लेकिन अगर हम दोनों तरफ से इक्वल ही लगाएंगे तो क्या होगा, गति समान रहेगी, मतलब एक्स और वाई की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगी। अगला यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि यदि कोई बच्चा या यदि कोई व्यक्ति किसी कम बल के साथ बक्से को धकेलता है तो क्या बक्सा खिसकेगा, तो बक्सा नहीं खिसकता है। क्यों? जैसे ये अगर ये मान लो कि ये बक्सा है, ओके, दिस इज बॉक्स, और ये 10 kg का है, ठीक है। तो 10 kg का है तो हमें फोर्स कितना लगाना होगा, मिनिमम 10 kg ही लगाएंगे तभी तो ये मूव करेगा। लेकिन अगर हम फोर्स 5 kg के हिसाब से लगाते हैं तो क्या खिसकेगा, नहीं खिसकेगा। तो ये नहीं खिसकने का कारण क्या है कि इसका घर्षण बल धकेलने के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, मतलब इसके अपोजिट कर रहा है। तो सीधे ये लाइन उठा के ये वाला एग्जाम में पूछ सकता है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि गति की दिशा विपरीत दिशा में काम करने लगती है। घर्षण बल की गति जो है वो अब क्या करती है, विपरीत दिशा में काम करने लगती है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकता है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित हो तथा वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पे कार्य नहीं करता तो क्या होता है, कि निश्चित गति पे रहता है। तो यहाँ पे गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तु क्या करेगा, एक निश्चित गति में काम करेगा। मतलब ये वस्तु है, ठीक है ना। मान लो कि पेंसिल है, ओके, तो ये पेंसिल एक ही साइज का है ना, लेकिन हम यहीं से अगर बाहर मतलब बाहरी फोर्स अगर इसे हम लगाते हैं तो क्या होगा, या तो टूट सकता है ना, या इसका छोटा अंक हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब किसी बाह्य फोर्स जब तक नहीं लगा तब वो क्या है, एक निश्चित गति में ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक निश्चित गति में वर्क कर रहा है। हम एग्जाम्पल के लिए मान, जब हम बाह्य फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका विखंडन हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, ये देखो, ये अच्छे से देखना, ठीक है। जैसे ये एक गोली है, ठीक है, तो ये गोली अगर इतनी ऊंचाई से गिरेगी ना तो ये इतनी ही ऊंचाई पे जाएगी। मतलब ये जितनी गति से यहाँ ट्रेवल करके आएगी उतनी ही गति से फिर रिटर्न यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आए कि अगर हम किसी वस्तु को समान फोर्स के साथ अगर हम नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसके कार्यशैली क्या होगा, उतनी ही समान से उसके विपरीत दिशा में भी ट्रेवल करेगी, ठीक है। और तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब गैलीलियो नामक जो वैज्ञानिक है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो उनका जन्म पीसा शहर में हुआ था और वो गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि लेते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी द लिटिल बैलेंस। इसके अलावा ये एक आर्किटेक्ट शिल्पकार भी थे, ठीक है। इन्होंने और भी पुस्तक लिखी जैसे डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर ऑफ द सन स्पॉट, और इन्होंने एक क्या दिया कि सभी ग्रह सूर्य के प्रातः ही कक्षीय गति करता है, न कि पृथ्वी के प्रति। मतलब जितने भी ग्रह हैं, मतलब जितने भी ब्रह्मांड में प्लानेट हैं, वो सभी के सभी इस सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, ठीक है, न कि पृथ्वी की ओर, ठीक है। ये भी चीज किसने दिया? गैलीलियो ने, इसे याद रखना। अगला इम्पोर्टेंट चीज है कि हम घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम यानी मिनिमम यानी हम कम कैसे कर सकते हैं? तो हम किसी चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ये चिकनी बालू है, इस पे क्या हो सकता है? क्या आप इस पे दौड़ सकते हो ऐसे ऐसे फटाफट? नहीं दौड़ सकते। क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि यहाँ पे उसका क्या हुआ, घर्षण एक्टिविटी समतल के कारण, चिकनापन के कारण क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा है कि बताइए हम घर्षण के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, तो हम चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल चीजों का प्रयोग करके या उसका लेपन करके हम किसी भी पदार्थ का घर्षण के प्रभाव को न्यून कर सकते हैं। गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक मोटर गाड़ी को रुकने के लिए ब्रेक न लगा। जैसे ये बस है, ये बस 2 व्यक्ति बैठा है, तो तब तक विराम अवस्था में, लेकिन अगर ये ब्रेक लगा दिए यहाँ पे तो क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा, मतलब आगे की ओर झुकेगा, ठीक है। इसके अलावा जब अगर हम खड़े बस में खड़े होते हैं, ठीक है, और खड़े होने पर अगर अचानक ब्रेक लगती है तो हम किधर घूमते हैं? पीछे की ओर। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। जब कोई मोटर तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। मतलब ये मान लो ये मोड़ है और इधर से बस आ रहा है, तो ऐसे अगर बस घूमेगा तो आपका शरीर इधर हो जाएगा, मतलब विपरीत। तो एग्जाम में पूछेगा कि अगर हम किसी मोड़ से बस में बैठे घूमते हैं बाईं ओर तो हमारा शरीर किस भाग हो जाएगा? दाईं ओर, मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए जड़त्व तथा उसके द्रव्यमान का बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो ये समझने के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। नहीं भी पढ़ोगे, जितना मैंने बताया उसे आप अगर रखेंगे याद तो क्वेश्चन बन जाए। अगला है कि भारी वस्तु जो होता है उसका जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ कि संवेग नामक राशि को किसने आविष्कार किया था? तो न्यूटन ने। इसका मात्रक क्या होता था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब है गति का दूसरा नियम, जो जैसे जैसे है वैसे वैसे हम करेंगे। जैसे त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे 1 केजी अगर द्रव्यमान वाले किसी वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 10 केजी में 10, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी एक इकाई बल में उसका मात्रक क्या होगा? समान होगा, ठीक है, मतलब एक का एक ही लगेगा। बल का मात्रक क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम ना गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी आ रही गेंद को लपकते समय हम हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि इससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पर कम पड़ता है। तो ये बीपीएससी 69 में क्वेश्चन आ चुका है। इससे क्या होता है कि हम आसानी से कैच पकड़ सकते हैं। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए। मतलब जब
कोई खिलाड़ी ऊंची दौड़ के लिए बालू पे क्यों गिरता है? क्योंकि उसका समय अंतराल उससे बढ़ जाता है, वो आगे की ओर मूव करता है। ठीक है। अगला है गति का तीसरा नियम। तो इसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहले वस्तु के ही दक्षिण बल लगाता है। मतलब अगर ए की तरफ से जितना बल लगेगा उतना ही बी की तरफ से लगेगा। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, जितना एक्शन ए करेगा उतना ही एक्शन बी करेगा। ठीक है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ कि किसी भी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, यानी उसका सदैव युगल रूप होगा। तो एग्जाम में पूछा है कि बल का रूप कैसा होता है, तो उसका रूप युगल होता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। मतलब एक ए होना चाहिए, एक बी, ये नहीं कि एकल रूप में ही अपने में लड़ रहे हैं। ठीक है। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। मतलब आप सड़क पे जितना जोर से पटकेंगे ना, सड़क भी उतना ही जोर से आपको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और आप उतने ही गति से क्या करेंगे, रन कर पाएंगे। अब अगला है कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होती है, और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया पर लगाती है। इससे क्या होता है कि बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। जैसे ये बंदूक है ना, और इसे जब हम गोली छोड़ते हैं तो बंदूक का राइफल का वो जो होता है वो पीछे की ओर आता है, बट गोली उतना ही फोर्स से आगे जाता है। मतलब आप जितना पीछे में लगाएंगे फोर्स, गोली का भाग उतना ही आगे की ओर जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बंदूक के द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। जिसका बात करेंगे उसका द्रव्यमान हमेशा अधिक होगा, और जो छोड़ेंगे उसका द्रव्यमान हमेशा कम होगा। ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति, जैसे नाविक नाव के आगे की ओर जितनी आगे कूदेगा उतना ही ज़्यादा नाव की प्रक्रिया पीछे की ओर मूव करेगी। मतलब अगर ये नाव है तो जितना फोर्स से इधर नाविक पैडल मारेगा ना, उतना ही जोर से आगे की ओर वो नाव घूमेगा। अगला है इम्पोर्टेंट संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। मतलब संवेग का मतलब है कि जैसे दो है वस्तु, एक टकराने के पहले एक टकराने के बाद, तो दोनों का क्या स्थिति है, दोनों का स्थिति समान है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, संवेग का संरक्षण। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है, ये आप फिगर देखिए कि बर्नर यानी बर्न करने, ये बर्नर जो है इसकी सहायता से प्रखनली को तब तक गर्म करेंगे जब तक प्रखनली के पानी वाष्पित ना हो जाए और कॉर्क बाहर ना आ जाए। मतलब इसमें जो पानी लगा हुआ है प्रखनली में, तो इसमें तब तक हम इसको फ्लेम को जलाएंगे जब तक ये गर्म होकर ये कॉर्क जो है बाहर ना आ जाए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, उसके विपरीत दिशा में उतना ही ज़्यादा जल्दी ये एक्शन करेगा। मतलब जितना फ्लेम देंगे इसमें, उतना ही जल्दी ये प्रखनली से क्या आएगा, एक कॉर्क की चीज़ बाहर आ जाएगी। ठीक है। और तो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछे गए कि किस नियम के अधीन हम अपने दैनिक अनुभवों को एक सदाचारित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो संवेग संरक्षण के द्वारा। और ये चैप्टर इतना ही है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं नहीं। ये जितना था समझने की चीज़ थी, इसमें कोई एमसीक्यू बनाने वाला भी नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। हाँ, ये बस एक क्वेश्चन आप ये वाला बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दो इम्पोर्टेंट है। इसी से आपका वो नंबरिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, अध्याय नंबर 10 यानी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।